दोस्तों, यूक्रेन रशिया वॉर की चर्चा के दौरान हमें अक्सर नेटो का जिक्र सुनने को मिला है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर नेटो विश्व का सबसे ताकतवर मिलिट्री अलायंस है। मिलिट्री अलायंस नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित नेशंस के बीच एक फॉर्मल एग्रीमेंट होती है, जिसके थ्रू मेंबर नेशंस संकट की स्थिति में वेपन्स और सोल्जर्स जैसी वॉर मशीन्स के जरिए एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं। खैर, 28 यूरोपियन और 2 नॉर्थ अमेरिकन देशों से मिलकर बना नेटो एक ऐसा मिलिट्री अलायंस है जो दुनिया भर में सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। गौर करने वाली बात है कि इस अलायंस में कोई भी ईस्टर्न कंट्री शामिल नहीं है। पर ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि नेटो सोवियत यूनियन के एक्सपेंशन को रोकने के लिए और वेस्टर्न इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए फॉर्म हुआ था। आज नेटो के अलावा हमें कोई दूसरा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री अलायंस ग्लोबल लेवल पर नजर नहीं आता। इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल एस्पिरेशंस के आधार पर एशियन कंट्रीज के कई ऑर्गेनाइजेशंस तो हैं, जैसे एससीओ, बिम्स्टेक, सार्क, आसियान एक्सेट्रा, लेकिन ईस्टर्न रीजन का अपना एक्सक्लूसिव मिलिट्री अलायंस नहीं है। क्या वजह है कि एशियन कंट्रीज, जिनमें चाइना, रशिया और इंडिया जैसी न्यूक्लियर पावर्स मौजूद हैं, एक पावरफुल मिलिट्री अलायंस फॉर्म नहीं कर पाई? क्या आज बदलते जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिनेरियोज एशिया को मिलिट्री अलायंस बनाने का गोल्डन मौका प्रोवाइड करते हैं? और आखिर क्यों आज पूर्वी देशों को अपना अलायंस बनाने की जरूरत है? आइए इस वीडियो के माध्यम से इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम हिस्ट्री को पढ़ें तो पाएंगे कि अधिकतर वेस्टर्न कंट्रीज ने ही ईस्टर्न कंट्रीज पर रूल किया था। बहुत कम ईस्टर्न कंट्रीज ऐसी रही होंगी जो इंपीरियलिस्ट हुआ करती थी। फर्स्ट और सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस ने यूरोपियन नेशंस और यूएसए को वेल्थ और पावर एक्वायर करने का और बढ़ावा दे दिया था। वहीं इंपीरियलिज्म जैसे पॉलिटिकल सिस्टम ने कई यूरोपियन कंट्रीज को कॉलोनाइजर्स के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। इंपीरियलिज्म के तहत यूरोपियन देश लैंड्स को कनकर करते थे और वहीं के लोगों को फोर्स लेबर के लिए मजबूर करते थे, बल्कि उन जमीनों की नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके इंपीरियलिस्ट नेशंस ने अपनी कॉलोनीज को एक फीडर इकोनॉमी बना दिया था। इसके अलावा ईस्टर्न कंट्रीज की मार्केट्स में यूरोपियन गुड्स को चीप प्राइसेस में भी सेल किया जाता था, जिसकी वजह से पूर्वी देशों की डोमेस्टिक मार्केट्स काफी अफेक्टेड हुई थी। साथ ही रेशियल और कल्चरल सुपीरियरिटी जैसे विचारों से लैस पश्चिमी देशों ने मिड 1850s के दशक से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत तक एशिया में बहुत विस्तार किया। जहां ज्यादातर कंट्रीज वेस्टर्न पावर्स के कंप्लीट कंट्रोल में थी, वहीं कुछ नेशंस ऐसे थे जिन्हें कंप्लीट कंट्रोल से थोड़ी आज़ादी मिली हुई थी, लेकिन फिर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉलोनाइजर कंट्री के ही चलते थे। खैर, कंट्रोल जिस भी प्रकार का हो, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इंपीरियलिज्म के दौर में वेस्टर्न कंट्रीज का रूल और पावर सबसे स्ट्रॉन्ग था। दोस्तों, कॉलोनाइज्ड कंट्रीज धीरे धीरे आज़ाद तो हुए, लेकिन आज भी वेस्टर्न और इंपीरियलिस्ट इन्फ्लुएंस दुनिया में देखा जा सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इराक और सीरिया वॉर में ब्रिटेन द्वारा यूएसए का साथ देना और यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाना ब्रिटेन के इन्हीं इंपीरियलिस्ट टेंडेंसीज को दर्शाता है। इनफैक्ट आज का इराक दरअसल ब्रिटिशर्स की ही रचना थी, जो 1920 में ढहते हुए ओटोमन एम्पायर की 3 प्रोविंसेस को एक साथ बांधकर बनाया गया था। ब्रिटेन को लगा इराक वॉर में हिस्सा लेकर वो एक बार फिर बगदाद के भाग्य का फैसला कर सकता है। इसी तरह ब्रेक्जिट की विशाल कल्पना भी इसी विचार से पैदा हुई कि ब्रिटेन की यूनिक आइडेंटिटी का नाता यूरोप के पास स्थित होने से बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट ब्रिटिश नेशनलिज्म की खास विशेषता भी यही थी कि वो यूरोप कॉन्टिनेंट से अलग एक देश है। प्रमुख ब्रेक्सिटियर्स, जिनमें अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी शामिल हैं, उन्होंने अक्सर ग्लोबल ब्रिटेन के बारे में बात की है। उनका मानना है कि ग्लोबल ब्रिटेन ऐसा मुल्क है जो दुनिया भर में अपने ऐतिहासिक मिशन को जारी रखता है और विशेष रूप से अपने पुराने कॉलोनीज और डोमिनियंस के साथ क्लोज रिलेशन स्टैब्लिश करता है। अब इसमें ऐतिहासिक मिशन का क्या मतलब हो सकता है, ये हम सब जानते हैं। इतना ही नहीं, यूएसए भी अपनी इंटरनल अथॉरिटी और पर्पस का एक बड़ा हिस्सा केवल इस धारणा से प्राप्त करता है कि वो एंटी इंपीरियल नेशन है। अमेरिका क्लेम करता है कि उसकी पहचान ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ उसके विरोध से जुड़ी है, लेकिन आज हम देखते हैं कि यूएसए के इनफॉर्मल एम्पायर्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं। अमेरिका का इनफॉर्मल एम्पायर दुनिया भर में फैले आर्थिक गठबंधनों और मिलिट्री बेसिस का एक विशाल नेटवर्क है। दोस्तों, ये सब एग्जाम्पल्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इंपीरियलिज्म का साया अब भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है।
पूर्व कॉलोनी होने के कारण एक्सपर्ट्स आशंका जताते हैं कि ईस्टर्न कंट्रीज भविष्य में फिर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन वेस्टर्न पावर्स की कॉलोनीज बन सकती हैं। क्या आपको नहीं लगता यही वो वक्त है जब ईस्टर्न वर्ल्ड को खुद को कुछ इस तरह तैयार करना चाहिए ताकि इतिहास दोबारा रिपीट ना हो सके? मिलिट्री, इकोनॉमिक और कल्चरल टर्म्स में इंटीग्रेशन न केवल ईस्टर्न कंट्रीज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, बल्कि पावरफुल मिलिट्री अलायंस होने से कोई भी ईस्टर्न कंट्रीज को अपना गुलाम बनाने का नहीं सोच सकेगा। दोस्तों, ईस्ट को मिलिट्री अलायंस की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि एशियन कॉन्फ्लिक्ट्स में वेस्टर्न नेशंस अपनी इंटरफेरेंस करते आए हैं और ये कोई नई बात नहीं है। अफगानिस्तान का इशू हो या इराक, चाहे वो लीबिया और वियतनाम की कोई इंटरनल डिस्प्यूट हो, यूएसए ने हर जगह अपना दबदबा बनाने की कोशिश की है और कई बार इसमें कामयाब भी हुआ है। देखा जाए तो इराक, अफगानिस्तान, लीबिया और वियतनाम एशियन कंट्रीज थे। वैसे तो 9 सितंबर 2001 में यूएसए में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुए टेररिस्ट अटैक्स ने अमेरिका को अफगानिस्तान पर हमला करने का एक रीजन प्रोवाइड कर दिया था। अफगानिस्तान पर अमेरिकन अटैक्स का मेन एम उसामा बिन लादेन को पकड़ना और अल कायदा लीडर्स को सेफ शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए तालिबान को पनिश करना था। लेकिन अफगानिस्तान को छोड़ बाकी देशों में यूएसए का वन साइडेड इन्वॉल्वमेंट कोई लॉजिक पैदा नहीं करता। जून 2001 में स्थापित शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ जैसे एशियन ऑर्गेनाइजेशंस इन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं। 20% से भी ज्यादा वर्ल्ड जीडीपी को कवर करने वाला एससीओ पॉपुलेशन और जियोग्राफी के हिसाब से दुनिया के लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में शुमार किया जाता है। इसके अलावा 4 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स रशिया, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना इसके मेंबर्स भी हैं, जो एक ऐसा फैक्ट है जिसे इग्नोर करना पॉसिबल नहीं। इतना ही नहीं, एससीओ मेंबर्स लार्ज स्केल पे एक दूसरे के साथ रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट करते रहते हैं। इसलिए अफगानिस्तान हो या इराक या सीरियन इशू, यूएसए से ज्यादा एससीओ का इन्वॉल्वमेंट इनमें मायने रखता है। वहीं दूसरी तरफ सोचने वाली बात है कि क्या यूएसए अपने आसपास इस तरह का इंटरफेरेंस बर्दाश्त करता है? 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। जब क्यूबा ने अपनी जमीन पे न्यूक्लियर मिसाइल्स प्लेस करने के लिए सोवियत यूनियन के साथ सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया, तो यूएसए ने इसे बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होने दिया। बल्कि हालात इतने गंभीर थे कि यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच न्यूक्लियर वॉर होना बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बताई जा रही थी। खैर, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ये बात किसी से नहीं छिपी कि जहां एक और यूएसए या यूरोपियन कंट्रीज अपने अफेयर्स में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करते, वहीं एशियन कंट्रीज में इंटरफेयर करना वो अपना कर्तव्य समझते हैं। बल्कि एक्सपर्ट्स ये भी ओपिनियन रखते हैं कि यूएसए चाइना के अगेंस्ट खेलने के लिए इंडिया को केवल एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और जैसे यूएसए ने अपने दूसरे एशियन अलाइज के साथ किया है कि जिस दिन यूएस इंटरेस्ट इंडिया के अगेंस्ट जाते दिखेंगे, वो इंडिया को साइडलाइन करने में देर नहीं करेगा। अब जरा सोचिए, अगर नेटो की तरह कोई एशियन मिलिट्री अलायंस बन जाए तो क्या यूएसए और अन्य यूरोपियन देश एशियन अफेयर्स में कभी इंटरफेयर कर पाएंगे? नहीं, बल्कि दोस्तों, एशियन मिलिट्री अलायंस की मौजूदगी अपने आप वेस्टर्न पावर्स को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देगी। इसलिए आज एशिया को अपने अलायंस की सख्त जरूरत है ताकि वो वेस्टर्न इंटरफेरेंस को कम कर सके और इनडायरेक्ट इंपीरियलिज्म का शिकार ना बने। अगर सैन्य संगठन की जरूरत के अगले कारण की बात करें तो वो है ईस्ट और वेस्ट के बीच कल्चरल और सोसाइटल डिफरेंसेस। ईस्ट और वेस्ट में भाषा, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, विचारधारा आदि में काफी अंतर है। हाँ, सभ्यता और संस्कृति शायद डायरेक्टली किसी सेना संगठन की बुनियाद और उसके एक्शंस न डिसाइड करती हो, लेकिन एक रीजन के कल्चरल वैल्यूज और ट्रेडिशंस उस रीजन से जुड़े हर डिसीजन पर असर जरूर डालते हैं। उदाहरण के लिए यूक्रेन का रीसेंट रेफ्यूजी क्राइसिस ही ले लीजिए। रशियन अटैक के बाद जब यूक्रेन से लोग अपनी जान बचाने के लिए अन्य बॉर्डर कंट्रीज की तरफ जा रहे थे, तब अफ्रीकन्स, इंडियंस और दूसरे कलर्ड स्टूडेंट्स और फैमिलीज को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा आप तो ये जानते हैं कि नेटो का फॉर्मेशन वेस्टर्न और कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए हुआ था। इसलिए वेस्टर्न रीजन में वेस्टर्न वैल्यूज पर आधारित नेटो जैसा अलायंस ईस्टर्न वैल्यूज और इंटरेस्ट के हित में कैसे हो सकता है? इतना ही नहीं, एशियन कंट्रीज के बीच कई कॉन्फ्लिक्ट ऐसे हैं जिनकी हिस्ट्री की गहराई में अगर हम जाएं तो कल्चरल और वैल्यूज डिफरेंसेस मेजर रीजंस नजर आते हैं। ऐसे केस में नेटो जैसा ऑर्गेनाइजेशन जो एक बिल्कुल अलग आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, वो किस हद तक इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर पाएगा? स्पष्ट रूप से कोई भी वेस्टर्न मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ईस्टर्न नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स को ना समझ पाएगा और न रिजॉल्व करने में सक्षम होगा। इस कारण एक पूर्वी सैन्य संगठन जो हमारे कल्चर, इतिहास और वैल्यूज के बेसिस पर बनेगा, वो दुनिया में ईस्टर्न नेशंस की प्रेजेंस को उतना ही स्ट्रॉन्ग कर सकेगा। इसके अलावा वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट भी
कम होगा, जो कहीं ना कहीं हमारे वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को खत्म कर रहा है। बेशक ग्लोबलाइजेशन दुनिया की ओवरऑल पॉजिटिव ग्रोथ के लिए अच्छा है, लेकिन उसमें वेस्टर्नाइजेशन का इन्वॉल्व हो जाना पूर्वी सभ्यता के लिए मददगार साबित नहीं हो सकता। दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स के थ्रू ईस्टर्न मिलिट्री अलायंस की अहमियत को समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंडियन ओशन दुनिया का बिजिएस्ट ट्रेड रूट माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड के अराउंड 80% ऑयल ट्रेड इंडियन ओशन से पास होता है। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी UNCTAD एस्टिमेट करता है कि रफली ग्लोबल ट्रेड का 70 to 80% वॉल्यूम सी के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उसमें से लगभग 60% ट्रेड एशिया के थ्रू जाता है। इतना ही नहीं, साउथ चाइना सी अकेले ग्लोबल शिपिंग का 1/3 हिस्सा कैरी करता है। इस बात से हम एशियन सी रूट्स की इंपॉर्टेंस को आसानी से समझ सकते हैं। इसी कारण इसे प्रोटेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा साउथ चाइना सी भी एक कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा बना हुआ है, जहां पिछले कुछ सालों में USA भी इन्वॉल्व रहा है। चाइना, ताइवान, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम साउथ चाइना सी के आइलैंड पर अपना अपना हक जमाना चाहते हैं और सी को अपने देश का हिस्सा समझते हैं, जिसके कारण कई सालों से साउथ चाइना सी इन एशियन कंट्रीज के बीच डेंजरस पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। एक समुद्र पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए एशियन नेशंस में इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट किसी के लिए भी फायदे का सौदा नहीं बन सकता। ऐसे तनावपूर्ण स्थिति में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स को सेटल करने में काफ़ी मदद कर सकता है। इतना ही नहीं, साउथ चाइना सी बायोडाइवर्सिटी में इतना रिच है कि साउथ ईस्ट एशिया के लाखों लोग फिशरीज के लिए इस सी पर डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट्स उनकी लाइवलीहुड को अफेक्ट कर रहे हैं। इसलिए एक म्यूचुअली एग्रीएबल एशियन ग्रुप का साउथ चाइना सी में मौजूद रहना, जो पीस को एस्टैब्लिश करे, इकोनॉमी को नुकसान न पहुंचा दे और लोगों की रोजी रोटी का भी ख्याल रखे, एशियन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अब तक हमने देखा कि ईस्टर्न मिलिट्री अलायंस पूर्वी देशों के लिए क्यों ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि ईस्टर्न कंट्रीज को कौन से मेजर्स लेने चाहिए जो एक मिलिट्री अलायंस बनाने में हेल्पफुल होंगे। आज हमें चाहिए कि हम SCO, बिम्स्टेक, सार्क आदि ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रेंथ को मिलिट्री एस्पेक्ट से और इंक्रीज करें। बे ऑफ बंगाल के आसपास स्थित देशों का संगठन बिम्स्टेक मैरीटाइम सिक्योरिटी एस्टैब्लिश करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। वहीं सार्क ऑर्गेनाइजेशन जो UN पीस कीपिंग मिशंस में अपने लगभग 35% ट्रूप्स कंट्रीब्यूट करता है, उसके लिए खुद की ज़मीन पे मिलिट्री अलायंस की स्थापना करना कोई मुश्किल कार्य नहीं होगा। एशिया की चारों न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज अगर एक हो जाएं, डायलॉग और डील्स के थ्रू बॉर्डर इश्यूज रिजॉल्व कर लें और रीजनल पावर ग्रुप बनने का ठान लें, तो नेटो के सामने एक ईस्टर्न मिलिट्री अलायंस को खड़ा करना नामुमकिन तो नहीं लगता। इसके अलावा अलायंस फॉर्म करने से किसी पश्चिमी देश में वो बात नहीं रहेगी कि वो ईस्टर्न कंट्रीज को कमज़ोर समझकर उन्हें भड़का सकें और दोबारा फूट डाल सकें। लेकिन आज समस्या है कि हम आपस में ही लड़ रहे हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट्स, इंडियन ओशन में अपनी हेजेमनी को कायम करना, ट्रेड इम्बैलेंस, न्यूक्लियर वॉर की आपस में ही धमकियां देना एक्सेट्रा ऐसे कारण हैं जो हमें एक होने से रोक रहे हैं और कॉमन एनिमी को पहचानने नहीं दे रहे। हमें अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स को मोबिलाइज करते हुए ताकतवर फौज को तैयार करने की ज़रूरत है। चाइना जहां मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहीं इंडिया के पास वर्किंग पॉपुलेशन है। इसके अलावा इंडिजिनस वेपन्स बनाने में चाइना, इंडिया और रशिया काफ़ी तरक्की भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, SCO का मेजर पार्टनर आसियान आज एक्सपर्ट्स द्वारा ग्लोबल पावर हाउस माना जाता है। एक प्रमुख और प्रभावशाली संगठन होने के साथ साथ आसियान की लार्ज GDP साइज, पॉजिटिव पॉपुलेशन ट्रेंड्स और लो डेट इसे एक दिग्गज ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इतना ही नहीं, सिक्योरिटी इशू आसियान के मेजर ऑब्जेक्टिव्स में से एक है, जिसके थ्रू वो साउथ ईस्ट नेशंस में पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का इरादा रखता है। इसके अलावा आसियान नेशंस में म्यांमार को छोड़ कभी कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट इरप्ट नहीं हुआ जिसने मेंबर नेशंस की यूनिटी को थ्रेटन किया हो। जो क्वालिटीज़ आसियान को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, उन्हीं के आधार पर आसियान एक स्ट्रॉन्ग और इन्फ्लुएंशियल मिलिट्री अलायंस भी फॉर्म कर सकता है जो नेटो को ईजिली टक्कर दे सके। जब मिलिट्री स्तर पर एशिया पावरफुल बनेगा, तब आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स भी कायम हो जाएंगे, यूनिटी और डेवलपमेंट भी स्ट्रांग होगी और कोई वेस्टर्न पावर ईस्टर्न नेशंस को वीक कॉम्पिटिटर समझने की भूल नहीं करेगा। तो दोस्तों ये था एक एनालिसिस ईस्ट वर्सेस वेस्ट के कॉन्सेप्ट पे और आज क्यों एक ईस्टर्न मिलिट्री अलायंस होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों ये वीडियो UPSC मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और मिलिट्री अलायंसेस से रिलेटेड सवाल UPSC GS3 के डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़ कर जाएंगे जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, हैज़ द टाइम कम
for Asian countries to form their own military alliance? Comment on that. So my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।